अध्यक्ष श्री मिनेश शाह जी, राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ के अध्यक्ष श्री मंगलजीत राय जी, इसके एमडी श्री केसी सुपेकर जी, और जिस कैंपस में कार्यक्रम हो रहा है, इस कैंपस के फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति श्रीमान JM व्यास जी, और आज के कार्यक्रम में यहाँ आए हुए सभी भाई और बहनों को नमस्कार। कार्यक्रम लंबा हो गया है तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कम बोलूंगा कर आपको सुनने की अवस्था ठीक ठाक कर आपको मुक्ति करने के लिए नहीं बोल रहा, ग्रास्पिंग आपका ठीक हो इसलिए बोल रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आज राम भगवान श्री राम का जन्मदिन है, रामनवमी है। आज ही चैत्र नवरात्रि की समाप्ति है। रामनवमी की पूरे देश भर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यहाँ कुछ लगता है कैंपस के बच्चे भी आए हुए हैं, विशेषकर वो बच्चों को, युवाओं को मेरा बहुत अधिक आग्रह है कि राम के जीवन को बारीकी से बहुत पढ़ना है। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपने क्या प्राप्त किया है। मैं ये सिफारिश आपको कोई रिलीजियस कारणों के कारण नहीं करता। मानव जीवन की सभी अच्छाइयों को कितनी उत्कृष्ट जगत तरीके से एक ही जीवन में जिया जा सकता है, इसका अगर कोई उदाहरण ढूंढना है तो प्रभु श्री राम के अलावे मिल ही नहीं सकता। आदर्श बेटा कैसा हो कि पिता के एक ही बात पर 14 साल तक वन में चला जाए। आदर्श पति कैसा हो जो घनघोर युद्ध कर विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ, भालू और वानरों के साथ भिड़ जाए पत्नी के सम्मान के लिए। आदर्श राजा कैसा हो, अपने प्राण से भी प्रिय पत्नी की टीका सुनकर जनता के सम्मान के लिए पत्नी को जंगल में भेज दे। आदर्श सेनापति कैसा हो, आदर्श राजा कैसा हो जो अपने राज्य के अंदर सुशासन इस प्रकार से करे कि युगों के बाद भी, 12-13 हजार सालों के बाद भी आइडियल स्टेट की कल्पना में राम राज्य अपने आप जुड़ जाता है। और अगर इसको ध्यान से समझना है तो राम के जीवन को सिर्फ रामायण को एक कहानी के नाते नहीं, रामायण को सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की दृष्टि से पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर गुड गवर्नेंस भी है, उसके अंदर मैनेजमेंट भी है, इसके अंदर डिफेंस भी है, इसके अंदर अर्थव्यवस्था भी है। इस सारे पहलुओं को अगर समझना है तो एक ही व्यक्ति को समझना चाहिए। और एक जीवन ऐसे जिया एक व्यक्ति ने जो इतने सालों के बाद इसकी बर्थडे मनाने के लिए कोई निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती। करोड़ों लोग अपने खर्चे से अपने घर में उसका बर्थडे मनाते। सभी को मैं राम जन्मभूमि की, राम जन्मदिन की, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां बहुआयामी एक कार्यक्रम हुआ। वेस्ट से वेल्थ के कंसेप्ट को सजीवन करने के लिए गोवर्धन की शुरुआत NDDB करने जा रही है। गुजरात सरकार अपना योगदान दे रही है। डेयरी के क्षेत्र में किसानों तक अपना अधिकार, अपना रुपया पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के साथ जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, सबको यहां पर अवार्ड्स भी दिए गए। और आज डेयरी संघ के सुवर्ण जयंती का भी अवसर है। ये तीनों फंक्शन, ये तीनों कार्यक्रम एक ही मंच से हो रहे हैं। मैं सबसे पहले तो NCDFI के साथ संबंध 223 जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ, 27 राज्य संघ
और अनेक ग्रामीण दूध उत्पादक समितियों को, सहकारी समितियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये कोऑपरेटिव आंदोलन ने न केवल दूध के क्षेत्र के अंदर भारत को आत्मनिर्भर किया है, भारत की आने वाली पीढ़ियों को पोषण युक्त बनाकर न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने में अगर किसी का योगदान है तो सहकारिता आंदोलन का और ये दुग्ध उत्पादन समितियों का होता है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते अगर एनसीडीएफआई न होता, अगर त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में अमूल की शुरुआत न हुई होती, ये कोऑपरेटिव दूध के क्षेत्र में किस प्रकार से देश के आर्थिक ताकत बनकर उभर सकता है, इसकी कल्पना सरदार पटेल, मोरारजी देसाई और त्रिभुवन दास ने न करी होती तो आज न्यूट्रिशन के मामले में हम कहां होते, इसकी कल्पना करते ही एक भयावह चित्र हमारे सामने खड़ा होता है। देखिए, दूध के क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दलहन और तिलहन में आज भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर मजबूत होकर अनेक राज्यों के अंदर अपना काम अच्छे से किया है और इसके अंदर एनसीडीएफआई की भी बहुत बड़ी भूमिका है। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत सभी राज्यों के दूध संघ काम करते हैं, जिला संघ काम करते हैं और अंततोगत्वा ग्राम की सहकारी दूध समिति काम करती है। अभी एक सेमिनार में मैं गया था, वहां एक वाक्य प्रयोग आया तो मैं थोड़ा हंस पड़ा कि दूध का मास प्रोडक्शन। मैंने बोला भैया उल्टा है, दूध का उत्पादन मास प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन बाज मासिस है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर बूंद बूंद कर कर ये दूध की धारा देश में, और इसमें सबसे बड़ा योगदान है तो कोऑपरेटिव क्षेत्र का है। आज एनसीडीएफआई ने, हालांकि कोई भी संस्था 50 साल की जब होती है तो ऐसा कहते हैं कि वो कालबाह्य हो जाती है, क्योंकि समय बदलता है, संस्था जस की तस चलती है और धीरे 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 समय उसको बिन उपयोगी बना देता है। तो सुवर्ण जयंती एक सभी अच्छे कामों को याद कर कर गौरव महसूस करने का समय तो है ही, परंतु आज के समय में कितना परिवर्तन करना पड़ेगा उसका भी समय होता है। अगर ये आत्मचिंतन नहीं होता है तो संस्थाएं अपने आप को इरिलेवेंट कर देती है, वो संस्थाएं कालबाह्य हो जाती है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। संस्थाएं संविधान से चलती है, संविधान समय के साथ मेल नहीं खाता है, तो संस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए भी मैं मानता हूं कि सुवर्ण जयंती से ज्यादा अच्छा मौका नहीं होना है। और अब समय आ गया है मित्र कि दूध के क्षेत्र में हम दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक बनने से संतोष करने का समय नहीं है। अभी भी मैं देखता हूं देश के नक्शे को, ढेर सारे क्षेत्रों के अंदर जहां पानी की उपलब्धता बहुत अच्छी है, जहां उपजाऊ भूमि है, वहां पर उसका कंट्रीब्यूशन देश के टोटल दूध उत्पादन के लिए नहीं। सोडी साहब मेरे साथ चिंता से देख रहे हैं कि सब करने लगे तो अमूल का क्या होगा। अरे पूरी दुनिया पड़ी है, सोडी साहब क्यों चिंता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, अभी भी बिहार, बहुत सारी संभावनाओं का दोहन करना बाकी है। वहां छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हमारा रास्ता रोककर खड़े। अभी मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, हमारे साथियों के साथ चर्चा करता था, उत्तर प्रदेश की बात निकली तो गुजरात में 19,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें से 18,000 कार्यरत है। उत्तर प्रदेश के अंदर 16,000 है और कार्यरत की संख्या तो इससे भी कम है, 7,000 है। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य किसी देश के जितना दूध उत्पादन कर सकता है, वहां सारी संभावनाओं को, सारी
पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना बाकी है। संभावनाओं का दोहन की प्रचुर मात्रा में पॉसिबिलिटी पड़ी है और इसको हमने एक्सप्लोर करना है। और मैं आज राष्ट्रीय डेयरी का जो संघ है NCDFI को कहकर जाना चाहता हूं कि आप ये पूरी संभावनाओं का दोहन हो, इसके लिए आपके फेडरेशन ने काम करना चाहिए, संघ ने काम करना चाहिए। और एक एक राज्य के बीच में कठिनाई क्या है, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पास बहुत समय होता है, आप मेरे पास जरूर आइए, आपके लिए पूरा समय। राज्य सरकारों को साथ रखकर करना पड़ेगा, मगर हम अच्छा करने जाते हैं तो कोई क्यों ना बोलेगा, सभी लोग हमारा सहयोग दें। अगर एक मिल्क कोऑपरेटिव बन गई है और वो बैंकरप्ट हो गई तो दूसरी नहीं बन सकती। क्या हम कानून नहीं बदल सकते? बदल सकते। कानून का प्रोविजन है तो अब बदलना पड़ेगा कि 5 साल से ज्यादा जिसका ऑडिट वर्क डी है या तो जो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी काम नहीं करती वहां नई रजिस्टर हो सकती है और पुरानी को बैंकरप्सी के सिद्धांतों के तहत लिक्विडेशन कर दी। ये कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे हर्डलों के कारण नहीं रुका है। तो सबसे पहला काम है NCDFI का कि सभी राज्यों की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए जो हर्डल्स है इसको लिस्ट आउट करें। दूसरा काम है उत्पादन बढ़ाओगे तो दुनिया में दूध बेचना पड़ेगा, और अगर दुनिया में दूध बेचना है तो स्पर्धा से बेचा जाएगा। अभी तो हमने इंपोर्ट को रोक कर रखा है, इसलिए आप कितने भी दाम बढ़ाओ कोई बोलने वाला नहीं है आपको, मगर जब दुनिया के बाजार में जाओगे तो स्पर्धा होगी। तो दूध के उत्पादन को भी, इसकी कॉस्ट को भी नीचे लाने के लिए काम करना पड़ेगा। और इसमें मुझे लगता है नस्ल सुधार, इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। हालांकि हो रहा है काम, परंतु अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। गोबर का उपयोग और उससे एडिशनल इनकम कैसे हो, प्रधानमंत्री जी ने गोवर्धन की बात कही है, मैं बाद में इस पर बात करूंगा। तो गोबर के उपयोग को बढ़ाना, अच्छी नस्ल के पशुओं के बारे में काम करना, प्रोसेसिंग कॉस्ट को नीचे लाना, धीरे धीरे कोऑपरेटिव दूध उत्पादक संघों की स्थिति सरकारी संस्थानों जैसी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने विश्व के तुलना में अपनी प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है और कितनी नीचे ला सकता है, इसका बहुत सजगता के साथ आत्मचिंतन करना चाहिए, इसका रिव्यू करना चाहिए और प्रोसेसिंग कॉस्ट को भी नीचे लानी और पशुओं के पोषणक्षम आहार की कीमत को भी नीचे लाना पड़ेगा। अगर ये 4 चीजें हम करते हैं तो दूध के उत्पादन की कॉस्ट को हमें नीचे लाना चाहिए और एक्सपोर्ट के लक्ष्यांकों को ऊंचा कर दुनिया भर में भारत के दूध और दूध की बनावटें, दूध की प्रोडक्ट्स चली जाए, इसके लिए हमने तैयारी अभी से करनी चाहिए। क्योंकि दूध उत्पादन जब बढ़ेगा तो कहां बेचेंगे उसको? बड़ा अब बहुत बड़ी जगह नहीं बची है, हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं दूध के उत्पादन में, मगर दूध उत्पादन बढ़ने की बहुत संभावना है। तो दुनिया में अगर उसको बेचना है तो ये 4 क्षेत्रों से हमने कॉस्ट नीचे लाने का प्रयास करना है। इसके साथ साथ किसानों को डेयरी के माध्यम से ही मधुमक्खी पालन में जोड़ सकते हैं क्या? प्राकृतिक खाद के उत्पादन में जोड़ सकते हैं क्या? इस प्रकार के आनुषंगिक इनकम बढ़ाने के लिए भी मुझे लगता है डेयरी संघ, NDDB और विशेषकर अमूल ने काम करना चाहिए। अगर ये पूरा संपुट बनाकर किसान की आय को आप मजबूत कर लेते हो तो दूध की कॉस्ट को न भी बढ़ाया आगे पर तो हमें इसका फायदा होगा। और मैं मानता हूं मधुमक्खी उत्पादन के लिए बहुत सारी संभावनाएं विश्व भर में, हम यहां से बहुत अच्छा मधु भेज सकते हैं और उसके उत्पादन की सभी संभावनाओं को हमने एक्सप्लोर करना चाहिए। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे पास, गुजरात जैसे राज्य में, तमिलनाडु जैसे राज्य में, कर्नाटक जैसे राज्य में, बिहार जैसे राज्य में भी हर गांव में आपकी प्रेजेंस
किसानों के साथ संपर्क और एक प्रकार से किसान के साथ रोज का संपर्क है। अगर आप उसको मधुमक्खी पालन के साथ जोड़ देते हो तो मधु को कलेक्ट करने के लिए कोई नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। आप ही की व्यवस्था से कलेक्ट होकर एक्सपोर्ट हो सके, इस तरह से पैकेजिंग होकर दुनिया भर में जा सकता है। गोबर कलेक्शन के लिए कोई नई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं, व्यवस्था बनी हुई है। इसका मल्टी डायमेंशनल प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, उस दिशा में सोचने की जरूरत है। मैं ये सब तो जरूर कहता हूं, मगर साथ में डेयरी के क्षेत्र में भारत ने जो चमत्कार किया है उसका बहुत बहुत मन से समर्थन करता हूं और इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को मन से बधाई भी देना। क्योंकि मैं गुजरात से आता हूं, मैंने देखा है, मेरे गांव की ही बात देखी। हमारे गांव में डेयरी आई उसके पहले और डेयरी आई उसके बाद गांव में क्या परिवर्तन आया है हमने देखा है। महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान आई है। महिलाओं का एम्पावरमेंट डेयरी से ज्यादा शायद किसी बात ने नहीं करा है। जो महिला को कोई पूछता ही नहीं था, 4 भैंस रख ली और डेयरी भरी और शनिवार को चेक आ जाता है, आज उसका सम्मान है, उसका वर्चस्व घर में प्रस्थापित हो चुका है। महिला एम्पावरमेंट करने में डेयरी का बहुत बड़ा योगदान है और गुजरात की समृद्धि का राज वो भी त्रिभुवन दास भाई ने शुरू किया हुआ, डॉक्टर कुरियन ने आगे बढ़ाया हुआ हमारा दूध का सहकारिता आंदोलन है। और मैं तो चाहता हूं कि हर राज्य में इस प्रकार से काम हो। आज राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने गुजरात में गोवर्धन योजना को एक शुरू करने के लिए गुजरात सरकार और एनडीडीबी ने हाथ मिलाया है। मित्रों, वेस्ट टू वेल्थ का प्रधानमंत्री जी का जो कंसेप्ट है, ये केवल स्वच्छता के साथ नहीं जुड़ा है। ग्लोबल वार्मिंग और बदलते हुए जलवायु परिवर्तन, ये दोनों का उपाय भी उसमें है। स्वच्छता इसी में समाहित है और उसके साथ में प्राकृतिक खेती का फायदा भी मिलने वाला है। रासायनिक खातर से होती हुई खेती का अनाज खाकर हम हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को निमंत्रित करते थे, हमारा ध्यान ही नहीं होता। जब पिज्जा खाते बहुत टेस्टी लगता है, मगर आपको मालूम नहीं है इसके अंदर 12% फर्टिलाइजर खा रहे हो आप। वो शरीर के अंदर अनेक प्रकार की विकृतियां खड़ी करता है। और समय आ गया है कि प्राकृतिक खेती की दिशा में भारत को बढ़ाया जाए और विश्व भर में ऑर्गेनिक फूड का जो डिमांड है उसको अगर भारत पूरा कर दे तो हमारे अर्थतंत्र का कायाकल्प हो जाए। और इस देश में हो सकता है, इसमें डेयरी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक खेती के लिए जो मूल चीज है वो गोबर है, वो आपके पास। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के राज्यपाल के एक्सपेरिमेंट को बहुत लोकप्रिय बनाया है कि 2 या 4 गाय रखने से ही 30 एकड़ से ज्यादा बड़ी भूमि में प्राकृतिक खेती हो सकती है। उत्पादन भी बढ़ता है और इसके साथ साथ बिजली, हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है। जकारियापुरा मॉडल उसका स्टडी कर अभी शुरुआत में 2 से 5 गांवों में लगभग 200 घरेलू बायोगैस संयंत्र की स्थापना करने का जो निर्णय लिया है, मैं मानता हूं इसके इंप्लीमेंटेशन के बाद गुजरात के किसान का ग्रास्पिंग बहुत तेज है। अगर हर गांव में 2 या 5 शुरुआती गोबर गैस के प्लांट लग गए तो देखते देखते 5-10 साल में हर घर में लग जाएगा जिसके पास पशु है। और अगर इतना होता है तो प्राकृतिक खेती के लिए बहुत बड़ा रॉ मटेरियल मिलेगा। और आज एक और काम हुआ है, वो स्लरी को मार्केटिंग हो सके इस प्रकार के जैविक खाद में बदलने के लिए
गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन के साथ भी एमओयू हुआ है और उसका भी आदान प्रदान हुआ है। संयुक्त R&D करने का सोचा है, मगर इसमें कोई बहुत बड़े R&D की जरूरत नहीं है। R&D हुआ पड़ा है, सिर्फ आपको किसान तक उसको पहुंचाना। कलेक्शन सेंटर अगर डेयरी बन जाता है, कलेक्शन सेंटर डेयरी बन जाता है, तो मैं नहीं मानता इसको गांव के बाहर ले जाने की जरूरत पड़ेगी। गांव में ही किसान उसको ले जाएगा, खरीद कर ले जाएगा। तो गोवर्धन, इससे गैस के उत्पादन और उससे बची हुई स्लरी का खेत के अंदर उपयोग कर कर प्राकृतिक खेती, और फिर जो बाहर आता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, वो किसान के सामान्य उत्पाद से 3 गुना दाम मिला सकता है, मगर उसका मार्केटिंग करना है। यहाँ सोडी जी बैठे हैं, मैंने मंच पर अवार्ड देते पहले मेरी फीस ले ली कि भाई क्या हुआ लेबोरेटरी का। उन्होंने कहा पहली लेबोरेटरी हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उसका सर्टिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वसनीयता होनी चाहिए कि ये गेहूं ये दुकान से जो मिल रहा है वो ऑर्गेनिक है, चावल जो मिल रहा है ऑर्गेनिक है, ये सब्जी जो मिल रही है वो ऑर्गेनिक है। तो उसके सर्टिफिकेशन के लिए मैं थोड़ा ज्यादा ही दबाव अमूल पर बनाया हूं कि भाई आप इतना बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट हो, समाज के भले के लिए आप इनिशिएटिव लीजिए। इन्होंने स्वीकार भी किया है ढेर सारी लेबोरेटरी बनाकर देश भर के अंदर एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सेल करने का चेन बनाने के लिए, जो भूमि का भी परीक्षण करेगी और जो उत्पाद का भी परीक्षण करेगी और सर्टिफाइड करेगी कि ये संपूर्णतया ऑर्गेनिक है। तो मुझे लगता है ये आंदोलन जैसे ही पिकअप होगा, बहुत बड़ा फायदा किसानों को होने वाला है, क्योंकि उनको दाम ज्यादा मिलने वाले हैं, और सबसे बड़ा फायदा होने वाला है हम लोगों को, देश के नागरिकों को, जिनको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगी खाने के लिए। फिर तो एक बात है, लड़कियां हंस रही मेरे सामने देखकर, फिर एक बोर्ड भी आप देखोगे कि ऑर्गेनिक पिज्जा यहां मिल रहा है। तो इस प्रकार से मैंने पहले ही क्या, मल्टी डायमेंशनल एक कार्यक्रम है और सब कोऑपरेटिव के आधारित। मुझे इस बात का बहुत बड़ा संतोष है कि आज बहुत ज्यादा काम यहाँ पर हो रहा है। NCDFI की बहुत सारी उपलब्धियां है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि नस्ल सुधार के लिए और देसी नस्लों के रख रखाव के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत है। आप कर ही रहे हो, परंतु ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि देसी नस्ल जो हमारी है, इसके गोबर में जितना प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की क्षमता है, विश्व की कोई नस्ल के अंदर नहीं है। ये परिणाम सिद्ध हो चुका है। तो हमारी देसी नस्लों को हम कैसे संभाल कर रख सकते हैं, इसके दिशा में भी करना चाहिए। ई मार्केट के व्यवसाय में लेन देन 267 करोड़ था 2015 में इस क्षेत्र में, अब 21-22 में 4,827 करोड़ तक पहुंचा है। बहुत अभिनंदनीय है। मगर क्या हम लक्ष्य रख सकते हैं कि आपके संघ के जितने भी सभासद संघ है, वो सभी अपने सदस्य को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही पेमेंट करेंगे? अगर ये कर देते हैं तो बहुत बड़ी क्रांति होगी। उसके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, कोई शोषण भी नहीं होगा और कोई घपला होने का संभावना भी बहुत कम हो जाएगा। मित्रों, एक और बात के लिए दूध उत्पाद करने वाले सहकारी संघों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन चलता था, तब मुझे सबसे बड़ी चिंता थी दूध की सप्लाई चेन हमारी बिखर न जाए, और एक बहुत बड़ा आंदोलन बना है। एक किसान अगर दूध उत्पाद करता है और वो दूध कलेक्ट नहीं होता है, तो उसकी स्थिति क्या होती है हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं उस वक्त शुरू में चिंतित होकर रोज सोडी जी को फोन करता था, कलेक्शन कितना हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, मगर 10-15 दिन के बाद मैंने पूछना छोड़ दिया, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। 130 करोड़ के देश को
एक कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से लॉकडाउन के अंदर भी उसका बच्चा दूध के बगैर न रह जाए, इसकी व्यवस्था ये फेडरेशन ने की है। मैं बहुत बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ा काम किया। मित्रों, डेयरी क्षेत्र में ढेर सारी संभावनाएं पड़ी हैं और ये जो नेटवर्क बना है लगभग 1.94 लाख गांवों का जो नेटवर्क है, उसमें 27 राज्य दूध संघ है, 223 जिला दूध संघ है, 1,94,94,00,000 गांव की दूध उत्पादन समितियां हैं और 1.94 लाख गांवों के किसान इसके साथ जुड़े हैं और लगभग 17 करोड़ से ज्यादा किसान हर रोज अपना दूध एक कोऑपरेटिव को भेजते हैं और 2021 में 65,000 करोड़ का भुगतान इस संघों के माध्यम से किसानों को हुआ है। 65 करोड़। कोई कल्पना नहीं कर सकता। कोऑपरेटिव मंत्रालय जब मुझे दिया, बहुत सारे लोग मुझे पूछते थे इसमें क्या करोगे। मैंने बोला मैं तो क्या करूंगा वो देखकर बताऊंगा, मगर बहुत सारे लोगों ने काफी कुछ किया है। अमूल सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी है, इफको बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है और छोटी छोटी विधवा और त्यक्ता महिलाओं ने लिज्जत पापड़ बनाया है, वो भी कोऑपरेटिव है। आपको मालूम भी नहीं होगा कि आप कोऑपरेटिव से बना हुआ पापड़ खा रहे हैं। मित्रों, ढेर सारे इनिशिएटिव इसके माध्यम से लिए जा रहे हैं और मोदी जी ने जब अलग मंत्रालय बनाया, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मुझे ही इसकी जिम्मेदारी दी है। मैं राजनीति में कम आयु बड़ी आयु में आया, मगर कोऑपरेटिव का चुनाव मैं 19 साल की उम्र में पैक्स का चुनाव लड़ा, तो मैं सबसे पहले कोऑपरेटिव कार्यकर्ता बना था। बाद में राजनीति के क्षेत्र में आया। सहकारिता मंत्रालय ने ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। पहली बार बजट आया है, 900 करोड़ से ज्यादा रुपया भारत सरकार इसके लिए आवंटित की है, मगर ये मैचिंग ग्रांट है, राज्यों के मिलकर और कोऑपरेटिव सोसाइटियों के मिलकर ये बजट बहुत बड़ा होना है। सरकार ने सहकारी समितियों के लिए टैक्स के जो प्रॉब्लम थे इसको भी एड्रेस किया है। सरकार ने सहकारी चीनी मिलों के बहुत पुराने प्रॉब्लम से उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सॉल्व किया है। पैक्स के कंप्यूटर हर पैक्स को मिले और उसका डिजिटीकरण हो, इसके लिए 350 करोड़ रुपया देकर सभी की सभी 65,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम कंप्यूटराइज करेंगे। पैक्स का जो सॉफ्टवेयर होगा वो ही जिला बैंक का होगा, वो ही स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का होगा और अंततोगत्वा वो ही नाबार्ड का होगा। तो पूरी व्यवस्था ऑनलाइन और पारदर्शिता के साथ ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि दिसंबर आते आते इसका पायलट प्रोजेक्ट भी कई राज्यों में एक साथ हम ले रहे हैं, हम कर पाएंगे और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मुझे यहाँ एक डिमांड कर दिया गया, एक परंपरा है, कोई मंत्री आते हैं तो मांग करना। भाई, ये ग्रामीण दूध सहकारी कोऑपरेटिव मतलब दूध की जो सहकारिता समितियां हैं वो क्यों सरकार से पैसा, आप तो मुनाफा कमाने वाले लोग हो। गुजरात में शायद सबका कंप्यूटराइजेशन हो गया है, सरकार ने कितना पैसा दिया है। फिर भी आपके मन में अगर कोई सहायता की कल्पना है तो जरूर आपका प्रपोजल मुझे दीजिए। मेरा मानना है कि जो बेटा कमाता है उसने ज्यादा मांगना नहीं चाहिए, जो भाई नहीं कमाता है उसके लिए थोड़ा स्पेयर करना चाहिए। मगर ये बहुत जरूरी है कि 1,94,000 सारी ग्रामीण दूध उत्पादक मंडलियों को कंप्यूटराइज किया जाए और उसको करना चाहिए। एक बहुत बड़ा सहकारी प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी हम लेकर आ रहे हैं और वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान को इसका नोडल एजेंसी भी हमने बनाया है। सहकार नीति के लिए भी हम मसौदा तैयार कर रहे हैं। यहाँ मराठी जी बैठे हैं, मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपके इनपुट्स सहकारिता सचिव को आप भेजिए। राष्ट्रीय सहकारी डेटा बैंक भी बनाना
चाहते ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका एक फॉर्मेट बन रहा है। कुछ ही महीनों के अंदर पूरे देश भर में छोटे से छोटे गांव में भी अलग अलग प्रकार की, चाहे मछुआरों की कोऑपरेटिव होगी, चाहे उत्पादन करने वाले मैन्युफैक्चरिंग की होगी, चाहे टेक्सटाइल की होगी, चाहे चर्म उद्योग की होगी, चाहे दूध की होगी, एग्रीकल्चर की होगी, या मार्केटिंग से जुड़े हुए व्यवसायों की भी, कंस्ट्रक्शन की होगी, हर प्रकार की कोऑपरेटिव को एक डेटाबेस के अंदर लाकर इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए भी हमने काम शुरू किया है। मुझे भरोसा है कि मार्च 2023 तक ये डेटाबेस हम तैयार कर देश को समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर इसके कई सारे एनालिटिकल टूल के आधार पर इसका एनालिसिस, इसका स्टडी और इसके उपाय भी हमारे यंग बच्चे ढूंढ पाए, इसके लिए हम काम करेंगे। मित्रों, आज मुझे बहुत आनंद है कि आपके बहुआयामी कार्यक्रम के अंदर आपने यहाँ मुझे बुलाया, मगर मैं फिर से कहता हूँ कि डेयरी ने अब किसानों की आय बढ़ाने के लिए आनुषंगिक चीजों को डेयरी ने ही गोद लेना चाहिए, डेयरी ने ही एडॉप्ट करना चाहिए और डेयरी ने ही ये कल्पनाओं को जमीन पर उतारना चाहिए। चाहे गोवर्धन की योजना हो, चाहे मधुमक्खी पालन की हो, चाहे सूर्यमुखी का एरिया बढ़ाना हो, या चाहे किसानों को दलहन की दिशा में ले जाना हो, ये सारे काम, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, प्राकृतिक खेती हो या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मार्केटिंग हो, इस सब में डेयरी ने थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि 1,94,000 गांवों के साथ आप किसानों से आज साथ जुड़े हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मल्टी डायमेंशनल उपयोग कैसे हो, उस दृष्टि से देखना चाहिए। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करकर हमारी बात को समाप्त। खूब जी धन्यवाद माननीय श्री अमित शाहजी, केंद्रीय गृह અને સહકારિતા વિભાગ। ગુજ કોમાસોલની નવનિર્મિત કચેરી છે તેનું ઉદ્ઘાટન અમિત શાહ દ્વારા કરવામાં આવ્યું। સાથે જ તેમણે ઓર્ગેનિક ખેતીને લઈને તેના મહત્વની પણ જાણકારી આપી કે તે આજના જમાનામાં કેટલી મહત્વની છે। ઓનલાઈન વ્યવસ્થા વિકસાવવા અંગે પણ તેમણે મહત્વપૂર્ણ જાણકારી આપી હતી। સહકારિતા મંત્રાલયે ઘણા બધા મોટા નિર્ણયો લીધા છે, જે નિર્ણય ખેડૂતોને ફાયદો અપાવશે। આ ઉદ્ઘાટનથી પણ ખેડૂતોને તમામ ફાયદા થશે તે અંગે પણ તેમણે મહત્વપૂર્ણ જાણકારી આપી હતી। तो नवनिर्मित कचेरीનું અમિત શાહે ઉદ્ઘાટન કર્યું। પ્રથમવાર સહકારી ક્ષેત્ર માટે આટલું મોટું બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું છે। તમામ વ્યવસ્થા ઓનલાઈન કરવામાં આવી છે। દૂધ ઉત્પાદન કમિટીને કમ્પ્યુટરાઇઝ કરવામાં આવ્યું છે। સાથે જ ઘણા એવા નિર્ણયો છે કે જેના કારણે ખેડૂતોને તમામ એવા ફાયદા થશે જે અત્યાર સુધી નહોતા થયા અને તેની તમામ જે લાભ છે તે ખેડૂતો સુધી પહોંચી રહે તેના માટે પણ સરકાર કટિબદ્ધ છે। સરકાર દ્વારા તમામ જે વાતો છે તે કરવામાં આવી છે। 900 કરોડ વધુનું બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું છે। तो 1 करोड़ 54 लाख ग्रामीण दूध उत्पादन कमिटी ने आपवामां आव्या छे। घणा बधा महत्वना जे निर्णयो छे तेना कारणे तमामने आवनारा समयमां फायदो थशे, तेमज जे रोजगारी छे तेमां पण विकासनी साथे साथे अन्य कामने पण लाभ मळे ते प्रकारना निर्णय सरकार द्वारा लेवामां आव्या छे।